वेलकम टू आवर चैनल द पी एफ लॉ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जजमेंट जो होता है कब रेलेवेंट होता है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ओपिनियन कब रेलेवेंट होता है। अब इसके रिलेवेंसी पढ़ो उससे पहले मैं आपको ओपिनियन का मतलब बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन में दे रखा है? 39 to 45 बीएसए का, और इंडियन एविडेंस एक्ट में 45 से लेकर 51 पे था। मतलब जहाँ पे बीएसए में खत्म हो रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट वहाँ से शुरू हो रहा था। बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। इसके अंदर हल्का फुल्का जो चेंज है मैं आपको बता दूँगी। अब यहाँ पे ओपिनियन मतलब क्या होता है? ओपिनियन मतलब ये होता है कि कोई गॉसिप नहीं है, ठीक है। जस्ट बोला ये गॉसिप हो गया, नहीं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली या फिर कोई हियरसे चीज़ नहीं है। मतलब मेरा किसी तरीके का बिलीफ, मेरा किसी चीज़ पे कोई से, है ना, या मतलब जैसे मैं चीज़ें सोचती हूँ उसके हिसाब से जो मैं अपने व्यूज़ को सामने रख रही हूँ उसे हम लोग ओपिनियन कहते हैं, है ना। ये तो समझाने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, बट आपको इतना क्लियर होगा कि हम लोग ओपिनियन किसे कहते हैं। अब ये जो ओपिनियन होता है, नॉर्मली किसी को भी अपना ओपिनियन देना अलाउड नहीं है। ओपिनियन रिलेवेंट होता ही नहीं है, ठीक है। कोर्ट में ओपिनियन क्यों रिलेवेंट होगा? कोर्ट में जो ओपिनियन है वो सिर्फ और सिर्फ किसका रिलेवेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ जज जो है वही ओपिनियन दे सकता है। और जज का जो ओपिनियन रहता है वो आर्बिट्ररी नहीं रहता है, ठीक है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर प्रिंसिपल रहता है उसके ऊपर बेस्ड रहता है ना। तो मतलब क्या रहता है, वो जुडिशियल माइंड लगाया होता है कोर्ट ने उसमें अपना, ठीक है। जुडिशियल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। तो ऐसे ही कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, कि कोर्ट ने मन में आया तो कोर्ट ने ये चुन लिया, कोर्ट को ऐसा लगा तो कोर्ट ने ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जज जो है वो पूरा देख कर देता है, जैसे लॉज प्रिवेल कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली कौन दे सकता है? जज ही दे सकता है। लेकिन वो जज के अलावा भी दिया जा सकता है। ऐसा क्यों? नेसेसिटी, क्यों? प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। तो 39 से लेकर 45 सेक्शंस के बारे में डील कर रहे हैं। अब और आगे जाओ तो एक और बात बता देती हूँ कि जो ओपिनियन एविडेंस होता है ना, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। इसकी कोई बहुत तगड़ी वैल्यू नहीं होती, लेकिन हाँ, ये कोरोबरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब भी कोर्ट को कोई मतलब जज को कोई मैटर डिसाइड करना है तो सबसे पहले सीधा क्या कहते हैं कि ओपिनियन एविडेंस पे नहीं रिलाई करते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होता है एक तरीके से, नॉट लास्ट स्टेप भी नहीं कह लो, मतलब बेसिकली कोरोबरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बेसिस पे हम लोग कोई भी चीज़ नहीं कह सकते, ठीक है। तो पूरा का पूरा कोर्ट के ऊपर रहता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा, अच्छा, ये एक्सेप्शन क्यों दे रखा है? एक्सेप्शन इस वजह से दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। जो जज है, हम मानते हैं कि हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ऑल्दो उन्हें लॉ की नॉलेज हो सकती है, बट एक जज से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेडिकल फील्ड में भी एक्सपर्ट हो, है ना, साइंस में भी एक्सपर्ट हो, ऑल्दो मेडिकल साइंस एक ही में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। आर्ट में भी एक्सपर्ट हो, है ना। इतनी सारी हम एक्सपर्टीज़ एक ह्यूमन से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो है हमारा ओपिनियन ऑफ ए एक्सपर्ट, सेक्शन 39। तो एक्सपर्ट कौन होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक्सपर्ट क्यों अपना ओपिनियन दे सकता है, क्योंकि जो जज है वो नहीं एक्सपर्ट हो सकते हर चीज़ में, ठीक है। तो एक्सपर्ट बेसिकली वो होता है, एक केस लॉ के थ्रू बताती हूँ, RC अग्रवाल वर्सेस, मैं पता पहले थोड़ा सा लिख लेती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा ईजी हो, है ना। तो RC अग्रवाल वर्सेस रेजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली बताएगा कि एक्सपर्ट कौन होता है। आपको क्या लगता है एक्सपर्ट कौन होता है? तो एक्सपर्ट होने के लिए ये नहीं है कि मतलब कोई इंसान बहुत स्कॉलरली होगा, नहीं। मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपना टाइम डिवोट किया हो, ठीक है। अब जैसे क्या है कि जो सोने से रिलेटेड चीज़ें, तो जो सुनार होगा उसे, गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें सुनार होगा उसे काफ़ी, वो एक्सपर्ट होगा इसका, होगा ना। ऑल्दो उसके पास कोई PhD नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो जिसने अपना टाइम डिवोट किया हो, उसने उस स्पेशल ब्रांच की पढ़ाई करी हो, है ना, और उसके बाद से उसके मतलब उसके अंदर वो स्किल्ड है, ठीक है। और उसके पास उसका क्या है? एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेके, और प्लस उसके पास एक्सपीरियंस है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये जो है ये एक्सपर्ट है, ओके। तो वो क्या कहलाएगा? वो एक्सपर्ट कहलाएगा। तो एक्सपर्ट का मतलब समझ आया? तो ये केस लॉ के थ्रू आप समझा सकते हो। और फिर भी ना समझ आ पाए तो मैं अगर आपको एक्सपर्ट बताऊँ तो एक्सपर्ट कौन होता है? वो पर्सन जो कि स्पेशली स्किल्ड होगा, ठीक है। साथ ही मतलब ये भी पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने आपको इसके लिए स्पेशली केस लॉ बताया, ठीक है। स्पेशली स्किल्ड होगा, प्लस उसके पास क्या होगा? नॉलेज होगा, है ना, उस चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज, प्लस उसके पास एक्सपीरियंस होगा। हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपर्ट कहेंगे,
कोई डाउट है यहाँ तक? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर है तो आप मुझे बताना, ठीक है। इनिशियली जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था तो वहाँ पे 5 मैटर्स थे जहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता था, ठीक है। और वो 5 मैटर्स क्या थे? वो था हमारे पास फॉरेन लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था आर्ट, साइंस, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास था फिंगरप्रिंट, है ना, फिंगर इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग था, ठीक है। फिर फिंगरप्रिंट, ये बेसिकली 5 चीज़ें थी। लेकिन एक जो चेंज आया है, वो चेंज ये आया है, इन लोगों ने क्या किया है बीएसए में कि इसका थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया। आर्ट के बाद इन लोगों ने क्या लिख दिया? और एनी अदर फील्ड, ठीक है। तो आप रीड करना, आपको पता चल जाएगा। तो ये डाल दिया है, ठीक है। लेकिन जो पहले था क्या था, सिर्फ इन 5 चीज़ों के ही रिगार्डिंग जो थे एक्सपर्ट थे, लेकिन अब क्या लिख दिया? और एनी अदर फील्ड, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता था ना, कोई भी चीज़ देखो इससे रिलेटेड ऐसा कोई इशू नहीं आता था, क्योंकि देखो साइंस जो है, साइंस का डेफिनेशन कितना वास्ट है, आर्ट का डेफिनेशन मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंक्लूड कर लिया जाता था, तो इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही थी। फिर जैसे आप फॉरेन लॉ की बात करते हैं, तो फॉरेन लॉ में एक्सपर्ट किसे कहेंगे? ये नहीं कि जैसे पढ़ रखा हो, ठीक है, हु जस्ट स्टडीड इट, बट जिसके पास क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, जिसने प्रैक्टिस किया हो, ठीक है। फॉरेन लॉ में वो एक्सपर्ट कहलाएगा। अब जो साइंस टर्म है ना, ये बहुत वास्ट है। साइंस से मतलब बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेडिकल आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि हर चीज़ साइंस में इंक्लूडेड है। अलग अलग चीज़ें आप देखोगे कहीं ना कहीं वो साइंस के डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। अब मैं आपको ठीक से बताऊं कि कितने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है। एक दो केस लॉ देख लो। एक केस था, है ना। अब देखो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जो ओपिनियन एविडेंस उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो जो केस था प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि देखो साइंटिफिक, भले से वो साइंटिफिक चीज़ मतलब जो एक्सपर्ट है वो साइंटिफिक कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है, साइंस उसे बैकिंग दे रही है ना। लेकिन फिर भी जो कोर्ट है वो साइंस को देख के डगमग नहीं होती कि जहाँ पे साइंस आ गया अरे वो तो सही ही होगा। नहीं, कोर्ट का ऐसा नहीं है। कोर्ट उसे जस्ट एज ए ओपिनियन लेती है, और ओपिनियन का काम क्या है? कोरोबरेशन, है ना। वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लो 2 डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन दिया, तो कोर्ट बताओ कौन से डॉक्टर के ओपिनियन को फेवर करेगी? अगर मान लो किसी ने, कोई आई विटनेस है, तो जो बात आई विटनेस कह रहा होगा, जिस डॉक्टर के साथ आई विटनेस की बात मैच कर रही होगी, तो कोर्ट उसे कंसिडर करती है, ठीक है। तो कोर्ट जो है, अगर मतलब आप सोचो कि अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन है, ठीक है, और एक तरफ एक्सपर्ट ओपिनियन है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास आई विटनेस है, तो कोर्ट किसे प्रायोरिटी देगी? कोर्ट डेफिनेटली जो प्रायोरिटी आई विटनेस को देगी। अगर इन लोग के बीच में कंफ्लिक्ट होगा, बहुत सारे केस लॉज है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बता रही हूँ, तो इन लोग के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो कोर्ट हमेशा किसे प्रायोरिटी देती है? आई विटनेस को प्रायोरिटी देती है। एक्सपर्ट ओपिनियन को जस्ट वो किस लिए यूज़ करती है? कोरोबरेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करती है, ठीक है। फिर एक और केस है हमारे पास, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, आप सबने सुना होगा, काठी कालू ओगड़, है ना। सबने सुना इस केस का नाम? वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी जो कोर्ट रहती है फोर्सिबली क्या कहते हैं कि डीएनए कराने के लिए कहते हैं, फिर हैंड राइटिंग जो रहता है हैंड राइटिंग का प्रूफ मांगती है, बॉडी फ्लूइड सैंपल्स, ये सब है। तो ये सब क्या कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट नहीं है, राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यही जो बात थी डिसाइड होती है इस केस में। इसमें एक आ गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब क्या है? कंपैरिजन, जो हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही तो मांग रहे हैं ना। ये जो है ये सब क्या है? ये टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ नहीं डिसाइड हो रहा है, ये क्या है? टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और हमेशा गलत ही क्यों सोचना है? क्या पता, ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा जो पर्सन है उसके अगेंस्ट में ही जाए। क्या पता वो उसके फेवर में आ जाए, है ना। अगर उसने गलत नहीं किया होगा तो क्या पता उसके फेवर में आ जाए, और ये तो उसके फ़ायदे में ही होगी चीज़। उसके मतलब कितना बड़ा प्रिजम्पशन उसके फेवर में चला जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये कोई मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा व्हाट वी से, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, ये सब आपको पता है ना। तो ये सब क्या है? ये भी बेसिकली साइंटिफिक एविडेंस ही रिलेटेड है। तो इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा बताती हूँ, केस लॉ के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वहाँ पे ये बात साफ साफ कह दी गई थी कि ये जो क्या कहते हैं कि हमारे
ब्रेन मैपिंग होती है, नार्को एनालिसिस होता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, नार्को जो भी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, आप पढ़ोगे इनके बारे में, तो ये सब बोला गया कि अलाउड नहीं होता। ये साइंटिफिक के ही अंदर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्यों अलाउड क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो ये फोर्स के थ्रू करवाया जा रहा है और एक तरीके से ये क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। ठीक है, तो ये हर एक जो वर्ड है ना, इसका अपने में एक डिटेल में मतलब है, बहुत ही मतलब काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी टेस्ट एडमिसिबल नहीं है, ठीक है, लीगली वैलिड नहीं है, मतलब ये जो नार्को एनालिसिस ये सब क्या है, ये सब लीगली वैलिड नहीं है। तो ये सब होते क्यों हैं? कभी आप सोचते हो कि मतलब ये तो मतलब अगर नार्को एनालिसिस, चलो मान लो हमने कर लिया, नार्को एनालिसिस क्या होता है कि इंजेक्शन दे दिया जाता है जो अक्यूज रहता है। अब क्या होता है कि उसका जो मतलब कॉन्शियस माइंड रहता है वो डेड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसका अभी वर्क कर रहा होता है, तो उसके भी मतलब हिसाब से आंसर दे रहा होता है, तो मतलब झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ऑल्दो ये एडमिसिबल तो नहीं है, ठीक है, लीगली वैलिड नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, लेकिन ये एक टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर पुलिस को पता चल जाए, है ना, और फिर वो जाके वैसे वैसे इन्वेस्टिगेट करे, वैसे वैसे एविडेंस इकट्ठा करे, तो ये काम की चीज़ है, वरना नॉर्मली ऐसे ही अलाउड नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं, है ना, हर हर केस का अपना कुछ कुछ है, उसके अंदर स्किड मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आर्ट का आप लोग को पता है ना, आर्ट में तो इतना कुछ है नहीं बताने का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, फिल्म, स्कल्पचर्स, बुक, लिटरेचर, पता नहीं क्या क्या ही आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगला है हमारे पास हैंड राइटिंग। तो जो हैंड राइटिंग का जो एक्सपर्ट ओपिनियन रहता है ना, इसे वीकेस्ट माना जाता है, क्योंकि देखो हैंड राइटिंग तो अपनी कोई भी मेकअप कर सकता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहते हैं कि सपोज आई एम राइटिंग कृष्णा लाइक दिस। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, अब लेकिन देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, तो कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या? मतलब हैंड राइटिंग ईजिली मेकअप करी जा सकती है, तो ये बहुत ही वीक किस्म का माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या होता है कि हैंड राइटिंग मैच कैसे किया जाता है। एक तो उस इंसान की हैंड राइटिंग देंगे जो कि एकदम प्रूव हो कि सही है ना, और दूसरा जिस पे जो भी डॉक्यूमेंट है जिस पे हमें डाउट है। तो एक केस है इस रिगार्ड में, केस का नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस केस में बोला गया कि जो हम लोग कंपैरिजन के लिए स्पेसिमेन देते हैं, मतलब जो मैं कंपैरिजन के लिए दे रही हूँ ये एकदम सही होना चाहिए, है ना, इसके रिगार्डिंग मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम करेक्ट होना चाहिए, है ना, ये डाउटफुल नहीं होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। तो अगला हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं इसके रिगार्डिंग, फिंगरप्रिंट्स के बारे में तो ज़्यादा क्या ही बताऊँ, है ना, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक केस बता देती हूँ। वैसे ये सब इतना डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है ना, और आपको अच्छा आंसर राइटिंग करनी है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ओपिनियन एविडेंस कैसा होता है, वो जस्ट एक कोरोबरेटिव एविडेंस होता है। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता। फिर फुटप्रिंट्स की बात करते हैं। अब फुटप्रिंट्स क्या होता है, जो फुटप्रिंट्स होते हैं ये खुद ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस है, इससे रिलेटेड भी एक केस है। ठीक है, बाबू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, है ना, इसमें ये साफ कहा जाता है कि ये इतना डेवलप्ड साइंस नहीं है। ठीक है, तो बहुत वीक काइंड ऑफ एविडेंस है। तो इतना आपको समझ आ गया कि हम लोग ऑल द ओपिनियन जो है बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस रहता है, उसका काम जो मेयरली रहता है वो क्या रहता है, कोरोबोरेशन रहता है। ठीक है, ये था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से हमारा सेक्शन क्या था, 45 था। ठीक है, और जो हमारा BS से था उसके हिसाब से था हमारा सेक्शन 39। ठीक है, 39(1). ठीक है, 39(1) था ये BSc के हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे 39 का 2। ठीक है, यूज दिस पे 39 का 2 पढ़ेंगे, और ये हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंदर अलग से था 45A। इसमें बस इतनी सी बात कही है कि मान लो कोर्ट को क्या कहता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग, ठीक है, किसी तरीके का ओपिनियन फॉर्म करना है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट कौन होता है, यहाँ पे जो हमारा एक्सपर्ट होता है वो होता है एग्जामिनर ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, अब लेकिन जो इसका ओपिनियन होगा, जैसे ये बात हमेशा ध्यान रखना, वो ओपिनियन कैसा होता है इसका जो ओपिनियन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। उसका काम क्या रहता है, मेयरली कोरोबोरेशन रहता है। ठीक है, और अगर मान लो कोई और ऐसा, ठीक है, कोई और ऐसा एविडेंस है जो कि इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, मतलब ये जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये जो एक्सपर्ट है, इसने जो अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, कोई एविडेंस है जो कि उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो या अफर्म कर रहा हो, वो भी रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा, कुछ कर रहा, तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हम लोग अपने अगले सेक्शन पे। फिर अगला जो है हमारा, जो मैंने लास्ट वाली लाइन बोली ना, उसी के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ये हमारा बीएसए का सेक्शन 40 है। इंडियन एविडेंस से कहीं बता दूँ, देखो जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना, इतना मत सोचो यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेट करके बता रही हूँ, कुछ बता रही हूँ मैं, जस्ट सेक्शंस वगैरह लिख रही हूँ कि इनकेस आपने पढ़ा या फिर आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करो तो आप लोग के लिए ईजी होगा, है ना। अचानक से तो सब कंटेंट आपको बीएसए पे नहीं मिल जाएगा ना, इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, इनफैक्ट कुछ साल तो पक्के से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बल्कि इंडियन एविडेंस एक्ट छोड़ो, हम कोई भी नया लॉ पढ़ते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, जो पुराना लॉ रहता है, अगर हम उसे पढ़ते तो हमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये सारी चीज़ें देखते तो हैं ही, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कोई भी अगर ओपिनियन है, ठीक है, मतलब कोई भी फैक्ट है, वो वैसे रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन अगर वो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है ना, एक्सपर्ट के ओपिनियन को या तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, ठीक है, या तो सपोर्ट कर रहा हो, तो वो भी रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसका पहले इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ए भी दोनों बता दूंगी। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, ए है, ठीक है, उसके ऑफिस में सब उससे जेलस फील करते थे। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, उसे उसके खाने में पॉइजन मिला के थोड़ा थोड़ा देते थे, कोई पॉइजन था उसे मिला मिला के थोड़ा थोड़ा देते थे कि वो मर जाए। तो बाद में पता चलता है कि इसको पॉइजन दिया गया, जब मरा तो पता चला पॉइजन दिया गया, तो जो एक्सपर्ट था उसने बताया कि इस पॉइजन का ये मतलब सिम्टम होता है। ठीक है, क्या सिम्टम होगा, शरीर जो है ब्लू होने लग गई है, ठीक है, बाल जो है ब्लॉन्ड कलर के आने लग गए हैं, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर्स आ रहे हैं उसके, ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि बहुत मीठा बोलने लग गया है ना, और मतलब कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके है। अब क्या होता है, ये जो इंसान है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर सेम इसी पॉइजन से रिलेटेड कोई ये प्रूव कर दे कि एक हस्बैंड था बी और उसकी वाइफ थी डब्लू, ठीक है, तो डब्लू ने मान लो अपने ऑल्दो क्या मतलब ये मरे कैसे, डब्लू ने भी अपने हस्बैंड को यही पॉइजन देके मारा था, तो उसकी भी बॉडी ब्लू होने लग गई, उसके ब्लॉन्ड हेयर्स आने लग गए, बहुत मीठा बोलने लग गया, है ना। तो क्या कहते हैं कि यही सेम सिम्टम है ना बी के भी हो रहा था। तो ऑल्दो कोई मतलब इन दोनों में क्या कोई रेलेवेंसी है, कोई रेलेवेंसी नहीं है ना, लेकिन ये जो एक्सपर्ट है उसकी बात के साथ कंसिस्टेंट है ना, सपोर्ट कर रहा है, तो ये रेलेवेंट हो गया। समझ आ गया। मैं आपको थोड़ा सा ऐसी लाइटर नोट पे थोड़ा सा आपका मूड लाइट करने के लिए ऐसे समझा रही थी। मैं समझ रही हूँ इतने दिन से बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, मैं खुद बता रही तो मुझे लग रहा है कि कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो इसी वजह से। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। बी वाला आप रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बी से ही रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि मान लो यहाँ पे नदी थी, नदी का ये लेवल है, ठीक है, तो नदी से रिलेटेड कुछ काम होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी ने दीवार बना ली, ठीक है, दीवार बना ली। अब क्या हुआ कि कुछ काम करते थे नदी से रिलेटेड, तो जिन लोगों को नदी से काम रहता था अब वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे कि जो नदी का लेवल था वो नीचे हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब नदी जो है यहाँ पे आने लग गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये कहने लग गए कि ये दीवार बनाने से जो नदी है उसका लेवल चला गया। लेकिन फिर अगर हम ये प्रूफ कर दें कि बाकी जगह जहाँ दीवार नहीं बनी वहाँ पे भी नदी का लेवल नीचे आ चुका है, तो ये जो है फैक्ट क्या होगा, ये रिलेवेंट होगा। समझ आ गया। लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन।
अगले हमारा ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग। तो पहले क्या था, BSA में सेक्शन 41 में दे रखा है, पहले ना एंड सिग्नेचर वर्ड नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सेक्शन की हम रीडिंग करेंगे ना तो उसमें आप देखोगे कि सिग्नेचर वर्ड था। तो 2 वर्ड्स है, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कब रिलेवेंट होता है? ये रिलेवेंट तब होगा जब कोई पर्सन दूसरे के हैंड राइटिंग से एक्विंटेड हो। अब एक्विंटेड वर्ड का क्या मतलब है? एक्विंटेड मतलब परिचित हो, है ना, उसको मतलब उसका आइडिया हो कि ये इस इंसान की हैंड राइटिंग होगी, ठीक है। अब जैसे या तो 3 सिचुएशन है जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इंसान एक्विंटेड है। देखो बेस्ट तो यही है कि वो पर्सन खुद ही प्रूफ करे, जिसकी हैंड राइटिंग डिस्प्यूट में वो खुद ही प्रूफ करे। जैसे यहाँ पे 2 हम एग्जांपल लेते हैं, ए की हैंड राइटिंग डिस्प्यूट में, तो ए अगर खुद ही आके कोर्ट में प्रूफ करे तो बेस्ट है, ठीक है। तो चलो अब ए और बी है, ए की हैंड राइटिंग जो है डिस्प्यूट में है, ठीक है। अब अगर बी ने उसे लिखते हुए देखा है तो बी का ओपिनियन जो है वो क्या हो जाएगा? रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अच्छा ऐसे में ना, जैसे देखो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, जब मैं रिलेवेंट वर्ड बोल रही हूँ, रिलेवेंट मतलब हमेशा रिलायबल नहीं होता है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, है ना। कौन सी चीज़ कितनी रिलायबल है वो वेरी करती है। मैंने बात पहले भी बोला होगा, कुछ मतलब चीज़ें ऐसी है ना इंडियन एविडेंस एक्ट की, जिसे मतलब एकदम दिमाग में बिठा लो, है ना, वो कभी मत भूलो। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा कोरोबरेटिव एविडेंस है ना, किसको कोरोबरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ज़रूरी नहीं कि हर रिलेवेंट चीज़ जो है रिलायबल होगी, है ना। रिलेवेंट होने के लिए वो चीज़ इंडियन एविडेंस एक्ट में आनी चाहिए, मतलब लीगली रिलेवेंट होनी चाहिए, लॉजिकल से काम नहीं चलेगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या, वो एडमिसिबल होगा। एडमिसिबल होगा तो मतलब वो कोर्ट के रिकॉर्ड में आएगा, रिकॉर्ड में आएगा तो मतलब उसके बेसिस पे जजमेंट होगा। तो ये कुछ बातें ना, ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, अगर इन सब बातों को दिमाग में बिठा लोगे ना तो आप एक्चुअली में समझ पाओगे, प्रैक्टिकलिटी में समझ पाओगे कि सब्जेक्ट क्या है। वरना ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लगेगा। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इतना प्यारा सा सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा कब कहेंगे कि एक्विंटेड उसके हैंड राइटिंग के साथ? सपोज क्या कहते हैं कि बी जो है वो उसने कोई लेटर भेजा ए को, तो ए ने उस लेटर के रिस्पॉन्स में बी को दूसरा लेटर भेजा है और स्पेसिफिकली बी को एड्रेस करके भेजा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से क्योंकि हमें मानते हैं कि उसने स्पेसिफिकली लेटर लिखा होगा तो मतलब खुद से उसने पढ़ा होगा, है ना। श्योर, ये तो एकदम श्योर सी बात है। उसके बाद अगला है, ये नहीं कि जस्ट लेटर भेजा ना, इसने लिखा हो पहले फिर वो उसके रिस्पॉन्स में भेज रहा है, स्पेसिफिकली से एड्रेस करके भेज रहा है। देखो इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो मैं वापस से आपको बता दूंगी, ठीक है। तो 2 एसेंशियल है। फिर तीसरा क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक से फॉर एग्जाम्पल ए जो है उसने क्लर्क रख रखा है बी को, ठीक है। तो अब क्या करता है, ए लेटर लिखता था, बी को बोलता था जाओ भाई पोस्ट करके आओ, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो इनका मतलब को बोलता था जाओ भाई पोस्ट करके आओ, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो इनका मतलब बी जो है वो की हैंड राइटिंग से हैबिचुअल होगा, क्योंकि हमेशा उसकी हैंड राइटिंग देखता था। तो यहाँ पे जो बी का ओपिनियन है वो क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा ए की हैंड राइटिंग के रिगार्ड में। क्लियर है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा 41 क्लॉज 2 में दे रखा है, लेकिन हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 47 ए में दे रखा था। एक्चुअली अब मैंने एक चीज़ देखा, मैं थोड़ा सा ना MCQs को एनालाइज कर रही थी, मैं सोचा कि उस पर भी आई ट्राई टू मेक अ वीडियो। तो क्या मैं देख रही थी कि जैसे ऑप्शंस आ रहे थे, ठीक है, इंडेक्स बेस्ड जो क्वेश्चन हो रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक या इन सब चीज़ों से रिलेटेड था ना वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, क्योंकि उनके आगे ए लगा हुआ था। अब वो चीज़ जा चुकी है, तो इस मतलब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। एनीहाउ, तो फिर इसमें क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है उसमें जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन इशू करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इशू करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। आप ये IT एक्ट में पढ़ोगे। तो जो अथॉरिटी से इशू करती है वो इस मैटर में एक्सपर्ट मानी जाती है और उसका ओपिनियन जो रहता है वो रिलेवेंट रहता है, ठीक है। अब रिलेवेंट रहता है मतलब ये नहीं कि एडमिसिबल होगा ही होगा। क्लियर है। अगला जो सेक्शन है हमारा कस्टम के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो भी पर्सन उस कस्टम से अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, अगर मोटा मोटा बोलूँ तो किस
कौन पर्सन जो है कस्टम के रिगार्ड में उसका ओपिनियन रिलेवेंट होगा? ऑब्वियसली उसी का होगा जिसको इस कस्टम के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो जो फंक्शन होता है नॉर्मली, तो उसमें जो आपके घर के बड़े रहते हैं वो कस्टम्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं की बातों को मानते हैं, उन्हीं का ओपिनियन मानते हैं, हम किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात कही गई है। अब कस्टम के रिगार्डिंग मतलब क्या ओपिनियन की ज़रूरत है? एक्चुअली जहाँ पे लॉ नहीं रहता है वहाँ पे क्या होता है, कस्टम प्रिवेल करता है, ठीक है। कस्टम की बहुत ज़रूरत है, ये तो अब पता ही हो। जस्ट मैंने इतना हाइप करके क्वेश्चन बोला, लेकिन जो हमारे पर्सनल लॉज वगैरह होते हैं यहाँ सब पे कस्टम की तो है ना इम्पोर्टेंस, तो वहाँ पे कस्टम प्रिवेल करता है। अभी जो कस्टम है ना, ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन से 3 तरीके होते हैं? सबसे पहला पब्लिक, इसे सब मानते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जनरल, ठीक है, जो कि कुछ कंसिडरेबल लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में कुछ लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर जो ट्राइब होती है उनका अपना कोई कस्टम हो गया, है ना। आप देखोगे कि एक पूरा एक, जैसे मैंने देखा है कि जैसे हमारा गांव है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर गांव का कुछ कस्टम होगा, है ना, तो सारे गांव के लोग फॉलो करेंगे, मे बी दूसरे गांव में नहीं फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है प्राइवेट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, सेक्शन क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो 2 तरीके के कस्टम को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। वो क्या है, अगर सेक्शन में देखें तो जनरल कस्टम या फिर जनरल कस्टम, और दूसरा जो है वो प्राइवेट, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल कस्टम और पब्लिक को एक ही कंसिडर किया गया, पब्लिक कस्टम और जनरल कस्टम में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। प्राइवेट का भी हम देखेंगे, समझ आया? तो जनरल कस्टम और पब्लिक कस्टम एक ही चीज़ है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है सेक्शन। अब यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जो अगला सेक्शन है, जैसे हमारा सेक्शन 43 है ना, बीएसए का, वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है हमारा यूसेज के बारे में। यूसेज में भी सेम जैसे हमारे कस्टम के रिगार्ड में था ओपिनियन, कि उसी का ओपिनियन रिलेवेंट होगा जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा, है ना, जिसे लगता है कि हाँ इसे पता होगा। जैसे मैंने तो बड़े बुजुर्ग का एग्जाम्पल दिया, है ना। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ के रिगार्डिंग कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है? तो यहाँ पे जो पहला है ना, लिखा है मैन और फैमिली, तो इससे पता चल रहा है ये प्राइवेट यूसेजेस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इतना इसमें कुछ है नहीं, है ना, तो बस एक बात ही समझ लो, ओके। उसके बाद फिर अगला है, सपोज क्या कहते हैं कि कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है किसके रिगार्डिंग, कि कोई रिलीजियस या फिर चैरिटेबल फाउंडेशन से कंसर्निंग कोई मैटर है, ठीक है। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, तो वो कौन बताएगा? कौन बताएगा? रिलीजियस मैटर का कौन बताएगा? टेम्पल का। अब कोई चर्च का फादर तो आके नहीं बताएगा ना, चर्च का कोई बिशप पॉप ये सब तो आके नहीं बताएंगे ना, जो टेम्पल में प्रीस्ट होंगे, है ना, टेम्पल में जो पुजारी होंगे वो बताएंगे, है ना। अब मंदिर का चर्च का कोई आके थोड़ी बताएगा, समझ गए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अगला है कि कोई पर्टिकुलर जो वर्ड्स नहीं होते, टर्म यूज़ होते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर कोई पर्टिकुलर क्लास के लोग उसे यूज़ करते हैं, है ना। ये जब हम क्या करते हैं कॉलेज वगैरह में जाते हैं, फिर हम विंटर मिंगल, तो काफ़ी नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, ठीक है, कि सेम वर्ड होता है लेकिन अलग अलग स्टेट पर से अलग अलग जगह से बोला जाता है, ठीक है। किसी का कोई और मतलब होता है, किसी का कोई और मतलब होता है, ठीक है। मुझे पर्टिकुलरली बहुत डिफ़िकल्टी होती है समझने में। ओके, सो कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 44, ठीक है। बीएसए का सेक्शन 44 है, और आपके लिए इरिटेटिंग नहीं हो रहा कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट वो भी बता रही हूँ? अब हो भी रहा होगा तो क्या करूँ। सेक्शन 50 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बात कही गई है कि सेक्शन 44 में, कि अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है कि कोई जो 2 लोग हैं ए और बी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या इन लोग के बीच में क्या रिलेशन है, उनके वर्ड्स के थ्रू नहीं, कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं, हम हस्बैंड एंड वाइफ है ना, उनके कंडक्ट के थ्रू अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना हो कि इन लोग के बीच का क्या रिलेशन है, क्या है वर्ड, कंडक्ट, है ना। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि फैमिली मेंबर, या फिर लिखा और अदरवाइज सेक्शन में फैमिली या कोई और, है ना, जिन लोगों ने इन लोग को देखा हो, मतलब जिन लोगों ने इन लोग को साथ में इन लोगों का कंडक्ट देखा हो, साथ में इन्हें देखा हो, तो
उन लोगों का जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, वो क्या करते हैं, साथ में एक जगह किसी रेंटेड हाउस पे रह रहे थे। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि हमें नहीं पता है दे आर मैरिड और नॉट, लेकिन क्या कहते हैं कि लेकिन इनके कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो जिनके हम मान लो लैंडलॉर्ड है वो नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। ठीक है, 2 स्टोरी ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दीजिए लैंडलॉर्ड इस फ्लोर पे रह रहे थे, तो जो लैंडलॉर्ड है उन लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लोग रह रहे थे। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का ओपिनियन जो है रिलेवेंट हो जाएगा, ऑल्दो फैमिली मेम्बर नहीं है, लेकिन इसने इन लोगों का कंडक्ट देखा है, दैट दे वर लिविंग एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो रिलेवेंट हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है आई थिंक, है ना। लेकिन 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 ये जो ओपिनियन है ना, ये मैरिज प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि आप चाहो कि मैरिज प्रूफ कर दो ना, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। मैरिज के लिए तो क्या प्रूफ करना पड़ता है, सोलेमनाइजेशन, है ना, ये पढ़ेंगे बाद में। अभी बस इतना ध्यान रखो कि मैरिज प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जैसे डिवोर्स एक्ट के अंदर नहीं यूज़ किया जा सकता मैरिज प्रूफ करने के लिए, है ना, डिवोर्स एक्ट 1869, या फिर जो हमारा BNS का सेक्शन 82 है और 84 है उसके अंदर। ठीक है, 82 और 84 क्या है ये आप मेरे को बताओगे। ठीक है, बता दोगे। ठीक है, पहले क्या था ना एक्चुअली, अच्छा हाँ, पहले जब इंडियन एविडेंस एक्ट में था उसमें अडल्ट्री भी इंक्लूडेड था, लेकिन फिलहाल अडल्ट्री उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर, ओके। तो अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन। ठीक है, लास्ट सेक्शन जो है वो है हमारा सेक्शन 45। ठीक है, BSA का, और इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा सेक्शन 51 है। ठीक है, वो क्या कहता है, वो ये क्या कहता है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन का जो ओपिनियन है रिलेवेंट है, मैं कह रही हूँ कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है रिलेवेंट है, तो किस ग्राउंड पे वो ये बात कह रहा है, किस ग्राउंड पे वो अपना ओपिनियन दे रहा है, ये भी रिलेवेंट होगा। समझ आया, तो हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। अगर एक्सपर्ट बोल रहा है कि हैंड राइटिंग मैच कर रही है ना, एक्सपर्ट अगर कह रहा है कि चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आप पूछ सकते हो कि आप किस ग्राउंड पे चीज़ कह सकते हो, है ना। अगर मान लो चलो कोई इंसान कस्टम के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि कस्टम एग्जिस्ट करता था, आप पूछोगे कि किस ग्राउंड पे कह सकते हो कि आप पे कस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो ये जो ग्राउंड है ना, ये भी जिस ग्राउंड पे आप, क्योंकि ओपिनियन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो जिस चीज़ पे ओपिनियन बेस किया जा रहा है वो रिलेवेंट होगा। किस ग्राउंड पे आप अपना ओपिनियन दे रहे हो वो रिलेवेंट है। तो मतलब एक्सपर्ट से आप ये चीज़ पूछ सकते हो। ठीक है, क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है एक्सपर्ट को कि कौन से ग्राउंड पे, मतलब किस बेसिस पे आपने ओपिनियन दिया अपना। ठीक है, तो एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ओपिनियन के बारे में पढ़ा, ओपिनियन रिलेवेंट कब होता है। तो जनरल रूल है कि ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा। अभी जो पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसका एक्सेप्शन पढ़ा, क्योंकि ये नेसेसिटी की बात है ना। हाँ, क्योंकि जो जज होता है हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो हमें ओपिनियन लेना पड़ता है। लेकिन जो ओपिनियन उसकी वैल्यू क्या है, जस्ट कोरोबोरेटिव वैल्यू है, कोरोबोरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो सब्सटेंटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई आई विटनेस है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइमेसी किसे देते हैं, आई विटनेस को देते हैं, ना किसे, ये लास्ट रिजॉर्ट रहता है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। इतना कुछ इसमें था नहीं, है ना। फिर भी किसी तरीके का डाउट आता है, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।